हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेके बेस्ट स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के विषय अपठित अंश और उस पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ाई करेंगे। हम छठी क्लास से लगभग देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, हमारी परीक्षाओं में आते हैं, जिसे हमने अपने कभी किसी किताब में पढ़ा नहीं होता। कुछ 4-5 लाइनें होती हैं जिसे आप गद्य या पद कह सकते हो, गद्यांश या पद्यांश। कुछ ऐसे 4-5 लाइनें होती हैं, एक पैराग्राफ होता है जिसमें से हमें कभी कुछ क्वेश्चन हमें उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके आंसर हमें करने होते हैं। उसके अलावा उस पूरे पैराग्राफ का हमें एक सार लिखने को कहते हैं, या फिर उस पूरे पैराग्राफ का एक शीर्षक लिखने को कहा जाता है। इसे हमने कभी अपनी किसी बुक में नहीं पढ़ा होता है, जिसे इंग्लिश में आप पैसेज कहते हैं, अनरीड पैसेज या अपठित अंश हिंदी में जिसे कहते हैं। तो ये जो अपठित अंश होते हैं, इसे किस तरीके से किया जाता है, इसको करने के लिए तरीका होता है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अपठित अंश के जो प्रश्न हैं, काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। अगर आप छठी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, 9वीं 10वीं के हैं, तो ज़्यादा बड़े आपको पैसेज नहीं मिलेंगे, आपको अपठित अंश जो है वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन तक आओगे तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, तो वहाँ पे पूरा पढ़ने का टाइम भी नहीं होता, और फिर पूरा पढ़ के फिर समझना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको करने का जो तरीका है वही हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसको किस तरीके से करें कि ये हमारा टाइम भी ना लगे ज़्यादा और हमें मार्क्स अच्छे मिल सकें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अपठित अंश होता क्या है। तो क्या है अपठित अंश का अभिप्राय उस सामग्री से है जिसे विधिवत हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा ही नहीं है। कहीं से भी एग्जामिनर इसको कुछ 4-5 लाइनें हमें एग्जाम में दे देता है, वो हमने कभी नहीं पढ़ा होता। ये वो होते हैं अपठित गद्यांश या पद्यांश। परीक्षा में देकर निरीक्षक क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करते हैं कि आपकी जो भाषा की पकड़ है, भाषा से संबंधित जो आपकी योग्यता है, उसको परखते हैं, उसको परखा जाता है। इसलिए आपको इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो अपठित अंश क्या होता है कि या तो इसमें आपको अनुच्छेद का सार लेखन लिखने के लिए कहा जाता है। जो भी आपको गद्यांश या पद्यांश दिया गया उसका सार लेखन लिखिए। कुछ विशेष शब्दों का अर्थ या भाव लिखने के लिए कहा जाता है। और फिर पूरे गद्यांश का सार लेखन लिखने के लिए भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक शीर्षक भी चुनने के लिए कहा जाता है। उसमें प्रयुक्त अलंकार का नाम, कुछ ऐसे मतलब कुछ अपठित पद दिया गया हो, उसकी व्याख्या लिखने के लिए कहा जा सकता है। उसमें प्रयुक्त अलंकार का नाम बताने का निर्देश भी हो सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अपठित पद में तत्सम, तद्भव या देशज अथवा विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। कुछ विशेष शब्दों, वाक्यों के स्प्रेड के लिए भी, वाक्यों का जो स्पष्टीकरण है उसके लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ आपको एक वाक्य दे दिया जाता है, उसका स्पष्टीकरण करो। कुछ शब्द दे दिए गए, उसका तत्सम अलंकार निकालो, और फिर पूरे सार लेखन करो, उसका एक उपयुक्त शीर्षक दो। तो हम उपयुक्त शीर्षक देते समय हमें किस बात का ध्यान देना है, सार लेखन किस तरीके से करना है, और हम इतने बड़े पैसेज को इतना शॉर्ट करके लिखेंगे। पहले हमें समझना पड़ेगा ना कि उतना बड़ा वो अनरीड जो पद्यांश है, अपठित पद्यांश है, उसको हमें पूरा पढ़ना है, फिर हमें समझना है, उसके बाद लिखना है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा टाइम बच सके। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं, इसको आप लिख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला आपका है मौन वाचन। इसकी व्याख्या करके मैं समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप इतना लिख लीजिए। पहला पॉइंट है मौन वाचन। दूसरा, विशिष्ट स्थलों का रेखांकन। मूल कथ्य की पहचान। चौथा, सुस्पष्ट और क्रमबद्ध लेखन। सहज भाषा शैली। संक्षिप्तता। शीर्षक देते समय तो संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस पॉइंट्स को इस तरीके से मत लिखना है जैसे कि आपकी बुक में इतना लंबा लिखा है, नहीं। शीर्षक, संक्षिप्तता, बस इतना लिख लो। उसके अलावा लास्ट,
उन्मुक्तता। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौन वाचन, पहला पॉइंट जो हमने लिखा था, मौन वाचन क्या है। तो मौन वाचन क्या है? मौन यानी चुप रहना, वाचन यानी बोलना यानी चुप रह के बोलना। अजीब हो गया ना? हाँ, नहीं, इसका मतलब होता है मन में पढ़ना, मन में बोलना। तो सबसे पहली बात कि जब आपके सामने आपका पद्यांश है जिसको आपको लिखना है, तो सबसे पहली बात आप उसको एक बार मन में पढ़ो। जाहिर सी बात है एक बार में आपको वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। तो आप एक बार उसको मन में पढ़ो, फटाफट से आप उसको दोबारा से मन में पढ़ लो। और जब आप उसको 2 बार या तीसरी बार पढ़ोगे ना फटाफट से, तो आपको समझ, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। आप समझने लगोगे कि ये गद्यांश पद्यांश आखिर कहना क्या चाह रहा है, किस मूल विषय की ये बात कर रहा है। एटलीस्ट आप कम से कम आप विषय तो समझ ही जाओगे कि ये कौन से विषय की बात कर रहा है, कि ये सामाजिक विषय है, राजनीतिक विषय है, महिलाओं पे है, पानी पर है। मतलब एक क्या चीज़ है इस गद्यांश में, आप एक चीज़ तो आप पकड़ लोगे 2 से तीसरी बार की पढ़ाई में। तो आपको फटाफट से इसको पढ़ लेना है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट लिखवाया था विशिष्ट स्थलों का रेखांकन, जैसे कि लाइन में ही दिख रहा है। जो भी आपको कुछ वर्ड, कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े अलग दिख रहे हों, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है पेंसिल से, जो भी आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पे होगा, आप उसको अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करते जाओ। क्या होता है कि कई बार जो होते हैं एग्जामिनर होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं उन्हें वो जानबूझ के थोड़े डार्क प्रिंट करते हैं, थोड़े मोटे में ही लिखते हैं, ताकि स्टूडेंट का ध्यान उस पर जाए। और या तो कभी कभी उस जिस अक्षर को, जिस शब्द को उन्होंने डार्क करके लिखा होता है, उसकी मीनिंग पूछ लेते हैं, यानी उसका भाव या उसका अर्थ जो है आपको लिखने के लिए, या उसका अलंकार वगैरह लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो आप ऐसे शब्द को भी है जो आप रेखांकन कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, मूल कथ्य की पहचान। अपठित अंश को मन ही मन पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि इस गद्यांश का आरंभ, मध्य और अंत में किस बात पर बल दिया गया है। और आप जब इसको 2-3 बार मन में पढ़ लोगे तो आप इसकी मूल कथ्य तक पहुंच जाओगे। इतना तो मैं कह सकती हूँ, इतना मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत समझदार बच्चे हो। तो आप 10 बार नहीं पढ़ोगे, 1-2 बार में, आप पहली बार में ही, मुझे इतना मैं श्योर हूँ कि आप पहली बार में ही समझ जाओगे कि कहना क्या चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो हमें एक बार में नहीं समझना है, प्रेशर डालना ही नहीं कि एक बार में समझ में आए ना। पहली बार पढ़ो, नॉर्मल पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और आप घर से इतनी प्रैक्टिस करके जाओ इन चीज़ों की कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम मत लगाओ। आफ्टर ऑल इंटेलिजेंट बच्चे हो तो कोशिश करो कि 3 बार में तो चौथी बार पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े पैसेज को, चाहे पैसेज कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। तो मूल कथ्य की पहचान में हमें क्या करना है, इसका आरंभ, मध्य और अंत। इसमें हमें ये तो पकड़ लेना है कि आखिर ये गद्यांश और ये जो पद्यांश है ये किस बात पर बल दे रहा है। किसी विशेष के 2 या 3 या अधिक पहलू का संकेत है और आप थोड़ा गहराई से सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका वास्तविक कथ्य क्या है। ओके, तो चलिए अब क्या करना है, समझ में आ गया हमें पैसेज पूरा गद्यांश हमें समझ में आ गया। अब हमें लिखना है, पढ़ने में टाइम लगा देंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, लिखेंगे कहाँ से एग्ज़ाम में। तो फटाफट से पेन उठाना है और लिखना स्टार्ट करना। और लिखने के लिए कैसे कैसे लिखना है, पढ़ने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना था मैंने बता दिया। अब आपको लिखते समय क्या लिखना है, लिखते समय सबसे पहली बात सुस्पष्ट और क्रमबद्ध लेखन, जो कि मैंने आपके पॉइंट में बताया था, जो साफ 2 ही वर्ड में दिख रहा है, सुस्पष्ट क्रमबद्ध लेखन। यानी आपको साफ सुथरा लिखना है, सरल शब्दों का प्रयोग करके लिखना है और क्रमबद्ध लिखना है। आगे का पीछे, पीछे का आगे, यानी पहली वाली बात आगे, आगे वाली बात पीछे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, अगर आपको सार लिखने के लिए कहा गया है तो सरल शब्दों में सार या फिर भाव।
आपको ये अपनी भाषा में लिखना है। संक्षेप में लिखो, छोटा करके लिखो, अपनी भाषा का जितना ज़्यादा प्रयोग कर सकते हो करो, क्योंकि कठिन शब्दों में ही वो जो पद्यांश आपके सामने है सेम उसी को आपको लिखना है। आपको उसी को उतारना है, तो आप उसी की भाषा में उतार दोगे तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको मार्क्स चाहिए तो आपको उसका जो भी आपको संक्षिप्त वर्णन के लिए कहा गया या उसका सार लिखने के लिए कहा, तो आप अपनी सरल और सहज भाषा का प्रयोग करो, लिखो। उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट था सहज भाषा शैली, जो कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बता दिया है कि आपको एकदम सरल और व्यवहारिक हो ऐसी भाषा का लिखना है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग करें जैसे आप अपने किसी सहपाठी या मित्र को संक्षेप में बता रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कोई भारी भरकम किताब लिख रहे हो, इस तरीके से नहीं लिखना। आपको ऐसे लिखना जैसे कि आप बात किसी को बता रहे हो, या आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, या किसी मतलब आप ऐसे नहीं लिखना कि जैसे कोई किताब छप रही हो और आप बहुत भारी भारी शब्द लिख रहे हो। नहीं, बहुत सरल लिखना, सहज लिखना। वाक्य क्या है, छोटे छोटे बनाना, ना तो किसी बात को दोहराना और ना ही बनावटी अलंकारों का फालतू में आप यूज़ करने लग जाओ, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। अनुच्छेद पैराग्राफ बिल्कुल भी ना बदलें, ध्यान दें। छोटे छोटे वाक्यों में लिख दें, छोटे छोटे पैराग्राफ, पैराग्राफ नहीं बदलना, छोटे छोटे वाक्यों में लिख दें, 2 से 3 4 लाइन बस, पैराग्राफ नहीं बदलना। अब ये नहीं कि क्वेश्चन आपका बड़ा है तो आप 4 लाइन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे आपके सामने प्रश्न है उसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है, पैराग्राफ नहीं बदलना। संक्षिप्तता, अगला पॉइंट लिखवाया था मैंने। चाहे आप सार या भाव लिखें अथवा अपठित से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करें। कोशिश करें कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए। और ये जो आप पढ़ रहे हो ना, अभी जिस लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। अगर आप ग्रेजुएशन से कम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत बेटर है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखो। लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए स्पेशली है, तो ग्रेजुएशन के बच्चों को चीज़ों को इस तरीके से लिखने की आदत होनी चाहिए कि वो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए। और अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो क्या है, किसी भी प्रश्न का उत्तर 1-2 वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपका अगला पॉइंट आता है शीर्षक, जहाँ पे मैंने बोला था कि शीर्षक संक्षिप्तता, आप ये नेक्स्ट पॉइंट बना लो। क्या होता है जब हम पॉइंट वाइज करते हैं ना, तो हमें चीज़ें याद रहती हैं। देखो, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग अलग तरीके से है। कुछ लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं और हेडिंग्स बना लेते हैं, कुछ लोग हेडिंग्स बनाते हैं और पैराग्राफ खुद लिख लेते हैं। तो सबके अलग अलग तरीका होता है लिखने का। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। मैंने आपको पहले पॉइंट्स बता दिए हैं कि अगर आप मौन वाचन बोलो तो आपको समझ में आ जाए कि मौन वाचन, हमें ये ध्यान में रखना है मौन वाचन में क्या था। तुरंत हमें समझ में आएगा कि हाँ, मन में रीडिंग करनी है, फटाफट करेंगे। उसके अलावा हमें पता है सुस्पष्ट और क्रमबद्ध लेखन, ये पॉइंट था, यानी कि हमें सुस्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना है। तो पॉइंट्स के तरीके से भी आप याद रख सकते हो, पैराग्राफ के तरीके से भी याद रख सकते हो, सबका अपना अपना तरीका। तो यहाँ पे क्या है, शीर्षक संक्षिप्तता। तो क्या कह रहा है कि जब आप शीर्षक लिखते हो, अगर आपको किसी गद्यांश का शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए। कई कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े शीर्षक लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है जो मैं आपकी बुक से बता रही हूँ। यदि किसी कारण एक ही शब्द का शीर्षक ना बन पाए, यानी अगर आप एक शब्द का शीर्षक, कोशिश होनी चाहिए कि 1 से 2 शब्द में आपका शीर्षक तैयार हो जाए। ज़्यादा लंबे शीर्षक अच्छे नहीं होते, कभी भी बहुत लंबे लंबे शीर्षक नहीं होते। तो आपको कोशिश करना 1 या 2 शब्द इसमें शीर्षक कंप्लीट कर दो। लास्ट 3 शब्द में आपका शीर्षक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, जैसे कि है महंगाई, आपका एक शीर्षक हो सकता है, या महंगाई की मार। आप ही की बुक का ही एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, महंगाई या महंगाई का मार। लेकिन अगर ये आपका शीर्षक परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, अगर 2 नंबर का शीर्षक है तो 2 नंबर आपको हंस के मिलेंगे, बिल्कुल। महंगाई या महंगाई का मार, 3 इतना में। लेकिन अगर आप लिख देते हो हाय महंगाई, महंगाई ने मार डाला, तो थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है। तो यानी कि आपके पास जो भी गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, तो जब आप पूरा सार अगर आप लिख सकते हो तो आपके लिए शीर्षक चुटकियों का काम है।
2 से 3 शब्दों में भाषा पे पकड़ रखो। जो अपठित अंश होते हैं, इस पे आधारित जो प्रश्न होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भाषा की पकड़ के लिए, आप कितना सरल हो, कितने सरल लिखते हो और आप अपनी बात को किस तरीके से लिख पाते हो, आप क्या कितना आपने समझा है और किस तरीके से आप बयां कर सकते हो। ये अनरीड पैसेज, आपका अपठित अंश पे आधारित प्रश्नों का मूल तथ्य ही यही होता है। इसलिए आपको सार लिखने के लिए कहा जाता है कि आप इतने बड़े पैसेज में से, आप इतने बड़े पैराग्राफ में से ऐसे कौन से 3 वर्ड निकाल सकते हो जिसकी वजह से कोई बंदा इस पैसेज को पढ़ने के लिए, कोई व्यक्ति इस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए मजबूर हो सकता है, विवश हो सकता है। इतने बड़े पेज में से आपने कौन से 3 वर्ड छाप दिए हैं जो आपका शीर्षक होता है। इसलिए शीर्षक हमेशा एकदम अच्छा से रखो ताकि आकर्षित हो, किसी का भी ध्यान तुरंत चला जाए और लोग पढ़ना चाहें शीर्षक देखकर आपका। उन्मुक्तता का मतलब ही होता है कि खुलापन, बंधे हुए ना हो, रीति रिवाज वाली बातें नहीं, जो आप समझते हो उस तरीके से आप चीज़ों को बयां करके लिखो। याद रखना, सार और व्याख्या दोनों में अंतर होता है। अगर आपको सार लिखने के लिए कहा जाता है, सार इसका मतलब निचोड़, पूरा पैसेज आपने पढ़ा, पूरा आपने जो गद्यांश पढ़ा है, इसका सार क्या है आपने शब्दों में लिखो। तो आपको कम शब्दों में ही उसका सार लिखना है, जिसे आप इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हो, उसका सार आपको निकालना है। और जब आप व्याख्या करोगे तो ये नहीं कि आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है, जो आपने गद्यांश पढ़ा है, उसका शब्दार्थ कर दो, यानी कि कुछ शब्द होंगे भारी भारी से, आप उसका सरल शब्दों का प्रयोग करके उसकी व्याख्या कर दो। अरे वो सार में क्या है कि पूरे पैराग्राफ में से वो क्या कहना चाहता है, आपको उसका कंक्लूजन निकालना है। और व्याख्या भी इसी की तरह ही है, लेकिन व्याख्या में क्या है कि आपको इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। और सार लिखते समय कोशिश करना जितना संक्षिप्त आप लिख सकते हो, लेकिन व्याख्या करते समय आपको उसकी व्याख्या करना है, वो पूरा बताना है कि ये क्या कह रहा है। वहाँ पर आप ये नहीं कि आप जितना छोटा लिख सकते हो, जितना बेहतर लिख सकते हो उतना बेहतर लिखना। ओके, बहुत आसान है ये। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये अनरीड पैसेज को देखकर, आपके अपठित अंश और गद्यांश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके 10, 12, 15 जितने नंबर का भी आपका जो अपठित गद्यांश आता है, उन्हें लगता है कि उनके 15 नंबर फिक्स बिना पढ़े। ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, एक तरीके से कहा जाए कि एकदम फ्री के नंबर होते हैं, बिना ज़्यादा मेहनत के। लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं कि इतनी आसान चीज़ों में से उनके जो 15 नंबर उनको बिल्कुल यूँ चुटकियों में मिल रहे हैं, वो इसको नहीं ले पाते क्योंकि उनको अच्छा तरीका नहीं मालूम। अगर आप पैसेज में से, अगर आप ये अपठित अंश में से 15 में से 15 नहीं ला सकते हो तो फिर गलत बात है ना। 12 क्यों लाना, जब हमें 15 ला सकते हैं, हमें पता है किस तरीके से 15 आ सकते हैं, तो 15 लाएंगे ना। 15 में से 15, 12 क्यों लाएंगे? नहीं, कभी भी मार्क्स के मामले में ना हमेशा अपने चाहत होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा मार्क्स आए, ज़्यादा आए, क्योंकि कम तो वैसे भी एग्जामिनर हमारे होप के अकॉर्डिंग हमेशा 1-2 नंबर तो कम ही आते हैं। इसलिए अपनी होप थोड़ा आगे रखो। होप आगे रखोगे यानी ज़्यादा मार्क्स रखोगे, इसका मतलब है कि आपने ज़्यादा की प्रैक्टिस की है, आप ज़्यादा लिख कर आए हो। तो चलिए, ये आपका हो गया। अगर आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या समझा रही हूँ तो मुझे बताइए कमेंट्स करके, या तो लाइक करके अपने हामी तो बताइए, हामी दीजिए ना, समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेके बेसिक स्टडी के चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आई श्योर कि वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। और कोई ऐसा टॉपिक है जो चाहते हो आप कि मैं आपके लिए बनाऊं, आपको समझाऊं, तो मुझे कमेंट्स कीजिए। सोशल मीडिया हैंडल्स
FB, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह पर आप फॉलो कर सकते हैं जेके बेस्ट स्टडीज़ के चैनल को। तो फटाफट से जुड़ जाइए अगर आप नहीं जुड़े हैं तो। ऑल द बेस्ट। मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग होती है पढ़ाई। इसको आप शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। प्रेशराइज होकर करोगे तो डिस्टर्ब करेगी, इसलिए प्रेशर में पढ़ाई ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मस्ती में हो गए, नहीं, पढ़ते समय पढ़ाई, मस्ती का टाइम मस्ती। तो चलिए, अगर बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। लाइक, कमेंट, शेयर। टिल देन बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।